हे गाइस, मैं हूँ हिमांशी और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था आखिटक खाद्य संग्रह से भोजन के उत्पादन। उसमें हमने देखा था खेती व पशुपालन, आग की खोज, रहने की जगह, स्थायी जीवन, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु आदि हमने पढ़ लिया था। तो अगली बार हम अध्याय में देखेंगे आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरिप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरिप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ये बात है लॉर्ड हॉजिक के समय की, मतलब अभी के पाकिस्तान और उस समय के पंजाब। ब्रिटिश पंजाब है ना, ब्रिटिश इंडिया, तब का पंजाब था और अभी का पाकिस्तान। आगे देखते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थलों को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में हुई और इसे ही सिंध घाटी सभ्यता का कहते हैं और उसका स्थल है आधुनिक पाकिस्तान, माउंट गोमरी जिले में। यहाँ पे ये सिंध घाटी हमें मिलती है, हड़प्पा। और इसकी विशेषता है नगर निर्माण योजना। खोज है ना, वो दयाराम साहनी ने की है और इनकी सड़कें है, मतलब विशेषता इसकी है कि सड़कें समान कोण में काटती है। और माउंट गोमरी जो है वो सतलज और रिवर के बीच में मिलती है। अगर आपने ब्रिटिश इंडिया का मैप देखा होगा ना, तो वहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे झेलम, चिनाब, रावी ऐसे रिवर बहती है, उसके पास ही है सिंधु घाटी सभ्यता हमको मिल सकती है। अब एक बार देखिए, और इनकी मतलब घर का ऐसा स्ट्रक्चर था जो नालियाँ ऐसे ढकी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी। तो आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में ऐसे कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था। नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से के निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटें। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उन्हीं दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ
बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इससे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था कि ये चारों ओर है और बीच में, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कमरे। हमने देखा है कि मेहरगढ़ में हमने देखा था कि कैसा था, स्ट्रक्चर ऐसा था और 4 घर ऐसे थे ऐसा। और अभी देख सकते हैं हम कि इसमें कैसा है, मतलब बीच में है, मतलब आधुनिक स्विमिंग पूल हम बता सकते हैं। और वो मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई है ना, राखलदास बैनर्जी ने की थी 1922 में, कि जो सिंध के लरकानी जिले में स्थित है। मतलब आप मैप में देख सकते हैं, पहले ये मैप देखिए। मैंने पिछली बार भी आपको डिवाइड करके बताया था मैप कैसे है करना है। इधर से गुजरात और इधर से हम डिवाइड करते हैं मैप। तो आगे देखते हैं कि कैसा है। ऊपर के साइड पे हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और ये गुजरात, और नीचे ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे है ये है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे हमें मिलेगा हड़प्पा, मतलब सिंध घाटी। अभी ये अभी के पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में आपको मिलेगा। तो आगे देखते हैं कालीबंगा और लोथल। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अग्निकुंड मतलब तब के हम देख सकते हैं कि तब होम हवन, मतलब अभी के जो कर्मकांड या फिर होम हवन चलते हैं वो तब भी चलते थे। और भंडार गृह मतलब यहाँ पे खेती का भी विस्तार हो चुका है, हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं महास्नानगढ़। महास्नानगढ़ के बारे में हम बता सकते हैं ये महास्नानगढ़ है। टैंक का फर्श जिप्सम और प्लास्टर और बारीक ईंटों से बनाया गया हुआ है। मतलब यहाँ देखिए, टैंक का फर्श जिप्सम, प्लास्टर और बारीक ईंटों से बनाया गया है। इसमें वर्षा जल भी एकत्रित किया जाता था। मतलब देखिए कि ना, अगर पानी है तो इसमें पानी डाल दिया जाता था, लेकिन जब बारिश में जब पानी की ज़रूरत पड़ती तो यहाँ पे पानी भी इकट्ठा किया जाता था कि आगे जाके इनका यूज किया जाए। मतलब ऐसे टेक्निक की जो आगे भी उपयोग हो। और मैं इसके बारे में बता सकती हूँ कि ना, इसके मतलब यहाँ पे देखिए चारों ओर एक घर है, यहाँ पे चारों ओर ऐसे घर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहे, लेकिन पहले हुए थे। और इसके सड़क के पार एक बड़ी इमारत थी। इस इमारत को अस्थायी रूप से हाउस ऑफ द प्रीस्ट के रूप में जाना जाता था। यह 1926 के खुदाई के समय ग्रेट बाथ मिला था। मतलब ये 1926 के खुदाई के समय ये ग्रेट बाथ मतलब बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ पे। और उसको वृहद स्नानागार भी बोला जा सकता है या फिर महास्नानागार। ये मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिला है, जिसकी लंबाई 12 मीटर, लगभग 12 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। और ये अभी सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का है यहाँ पे। आपको मैंने अभी बताया ना कि चारों ओर ऐसा घर है और बीच में जगह। ये घर हमें एक टू स्टेट मूवी देखी होगी आपने, जिसमें आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर है। उसमें जो आलिया भट्ट का जो घर है उसमें दिखाया गया है कि बीच में कमरा, बीच में बरामदा है और बाजू में सब चीज़ें हैं, मतलब नहीं कमरे हैं वहाँ पे, वैसे है। आप देख सकते हैं वो मूवी भी।
और ऐसी पुरानी हवेली भी हमने देखी होगी कि बनारस में या फिर दिल्ली में जो पुरानी हवेली जो बीच में बरामदे होते हैं और बाजू बाजू में कमरे होते हैं, ऐसा मतलब ये पुराना स्टाइल का घर का है। देखिए ये हड़प्पा की आगे देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, मतलब आप देख सकते हैं ये कैसे बना हुआ है। ये लेफ्ट राइट में ईंट लगाई है ऐसे, और ये खड़ी ऐसी ऊपर से नीचे ऐसी एक अलग तरीके से चुनवाया गया है उसमें, और ये इंसान कर रहा है मतलब ऐसे एक ऐसे तरीके से जो फिक्स हो जाए, फिर वापस कभी ना निकले या फिर ढल ना जाए, ऐसे है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर से 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने जाते थे। अभी मैंने कहा था कि बनारस या फिर आप दिल्ली में जाए या फिर टू स्टेट मूवी देखी होगी, उसमें हमने देखा है कि घर कैसे होते थे, मतलब पुराने घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता है ना, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाया गया था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी जो टेक्निक हम यूज करते हैं, मतलब नालियों के लिए या फिर कुछ पानी जाता है हमारा गंदा जो या फिर कैनल में जाता है, वो तब भी यूज किया जाता था। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप ये पूरा वीडियो देखें और उसके साथ प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी का बुक निकाल के सामने रखें, और जो हम बता रहे हैं या फिर जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे अंडरलाइन कीजिए या फिर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। मतलब अभी मैंने महास्नानघाट का बारे में बताया था, जो सेम लाइक स्विमिंग पूल है वो, उसमें मैंने बोला था कि नहीं का बृहद स्नानागार है वो, और उसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है, गहराई 2.43 मीटर है। मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट है, वो आप साइड में लिख सकते हैं बुक के। आगे देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग बहुत खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। मतलब हम बता सकते कि लकड़ियों पे लिखते होंगे या फिर पत्थर पे लिखते होंगे। इसमें मतलब जो आगे जाके खराब हो सकती है, मतलब लकड़ियाँ पत्तों पे लिखा होगा या फिर बुक्स, मतलब पत्तों पे लिख के बुक बनाते होंगे ऐसे, तो उसमें भी वो खराब होने के चांसेस होते हैं ना। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी इमारत मतलब अन्नागार है जो यहाँ पे मिला है, जो मोहनजोदड़ो में है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों का या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुंदर देश की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी, देखिए ये नालियाँ है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखिए मतलब ने कैसे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, या फिर आप ये देख सकते हैं मतलब ने कैसा भी नालियाँ यहाँ जुड़ती होंगी इसमें, और इसमें पूरा पानी जाता होगा। मतलब अभी भी हम देख सकते हैं कि रोड साइड पे ये हमें आज भी मिलता है। मतलब अब ये आधुनिक तरीके से बनाया हुआ है, मतलब टेक्निक यूज़ करके, लेकिन तब मतलब इतने पुराने समय के में ये है। अब आगे देखते हैं
यहाँ पे देखते पहले। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला है। ऊपर एक कुआं बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह के खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी से खिलौने, मतलब ये देख सकते हैं हम, ये तब का है, प्राचीन लिपि, खास लिपि है ये। और ये देख सकते हैं ये खिलौने हम देख सकते हैं आज भी, मतलब तब की बात अलग थी, मतलब अब और आज पूरे रेखीव तरीके से बनाते, मतलब नहीं कैसे आँख कान सब अच्छी तरीके से बनाते, तब भी ऐसे बनाते थे। हम देख सकते हैं कि ना हम त्योहार पे ये सब घर में लाते हैं खेलने, मतलब हम जन्माष्टमी के समय ऐसे खिलौने लाते हैं और सजाते हैं जन्माष्टमी का सब त्योहार करने के लिए, या फिर दिवाली में फोर्ट बनाते हैं, तब भी हम ये सब यूज करते हैं। और सिंधु घाटी में मातृ देवी की पूजा और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मतलब सिंधु घाटी में मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। और वो मोहर पर भी, वहाँ पे मोहर पे बनाया हुआ है। और अब मैं आगे बता सकती हूँ कि हड़प्पा में गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, सरसों भी पाए गए हैं, मतलब तब भी खेती होती ही थी। और कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता से ही चालू हुई है। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें हमने देखा है कि कैसे रहते थे लोग और कैसा उनका पहराव था, या फिर कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, ऐसा वगैरह आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो मूवी। या फिर टू स्टेट में मैंने बोला कि घर कैसे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलके हैं। ये देखिए, ये बाट है, ये ऊपर पत्थर के बाट दिखे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद के लिए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे ये देख सकते हैं आप, ये धारदार है, मतलब कुछ चीज़ों को कट करने के लिए भी बनाया होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब आप देख सकते हैं इस पेज पे, मतलब कैसे डिजाइन बनाई हुई है, जानवरों के चित्र मिले हैं उसमें। अब देख सकते हैं आगे, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि कोई राजा ही होगा वहाँ का जो जिसकी मूर्ति बनाई हुई है। मतलब ऐसे तो सामान्य इंसान की तो मूर्तियाँ नहीं बनाते होंगे, राजा अधिराजा रहते हैं, उनको ही अच्छा लगता है कि हमारी कीर्ति हो या फिर हमारे चर्चे जगह जगह फैले, इसके वजह से वो ये। लेकिन उच्चतम वस्त्र
हम देख सकते कि डिज़ाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोरीव है, मतलब ऐसे नहीं का पूरा है किया है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुएं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेष उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। आप ये चित्र देख सकते हैं पेज नंबर 36 पर। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई है। ये किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि प्रॉपर डिग्री वगैरह ली हो, मतलब अभी हम डिग्री लेते, लेकिन तब उनकी कला ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट है, हमें मोहनजोदड़ो में ये मिला है। ये मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में मिली है हमें। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण और गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल ही कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मतलब आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हमें यहाँ मिलती थी, कुछ मंगवानी पड़ती थी दूसरे राज्य से या फिर विदेशी राज्यों से मंगवानी पड़ती थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मतलब रेड कलर से किया है, वो इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः के आज के राजस्थान से करते थे। खेतरी नाम का एक जगह है, वहाँ से वो करते थे। और आप देख सकते हैं, मैंने इतना बताया है, इसमें इस समय लोहा नहीं था। मतलब यहाँ पे टीन था, मतलब अलग अलग धातु थे, कांस था और सोना था, लेकिन लोहा यहाँ पे नहीं था। और इस साइड में देख सकते हैं हम कि ना, ये देखिए बैलगाड़ी बनाई हुई है। मतलब अब तब के जैसे बैलगाड़ी अभी इसका मिला है, तो मतलब तब बैलगाड़ी कैसी बनाई जाती थी, मतलब इस तरीके से। अभी तो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना के हमने किया होगा, लेकिन तब की थी। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे?
मतलब आप देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है जो यहाँ से वहां जाने के लिए, और यहाँ पे नाव है, मुहर है, वो नाव है, उसमें उसमें बोट से, मतलब वो नाव से दूसरी जगह पे जाते थे, मतलब नदियों में या फिर समुद्र से यहाँ और वहाँ जाते थे। और मैंने देखा कि नाव का यूज मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए, टीन का या फिर धातु लाने के लिए अफगानिस्तान या फिर दूसरे देशों में जाके लाने के लिए होता था। और मैं एक बताना चाहूँगी कि ना हीरा है ना, हीरा पन्ना नाम के इलाके से मध्य प्रदेश में मिलता था। और आगे बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। मतलब अब ये देख सकते हैं, ये उस टाइम का हल है। और मैं बताना चाहूँगी कि अन्नागर प्राप्त हुआ था, मतलब वहाँ पे मिला था अन्नागर या फिर कुछ जमा करने की जगह। वो इसका मतलब यही है डेफिनेटली कि 99% की वहाँ पे खेती होती ही होगी। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अभी मैंने बताया था कि बड़ा स्नानागार था, उसमें पानी बचाते होंगे, जब बारिश आती होगी वही पानी का उपयोग वो खेती के लिए भी यूज करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में वो मवेशियों के झुंडों को चारा, पानी की तलाश दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हरिन जैसे जानवरों की शिकार करते थे। आगे देखते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। सैंधव कालीन स्थल। कच्छ के इलाके में खंदिर बेट के किनारे धोलावीर नगर बसा था। मतलब ये गुजरात की बात है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। ये फर्स्ट है। दूसरा, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। इन्हीं अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यही एक अनोखी अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। मतलब ये 3 है, मतलब 3 भागों में बांटा गया। चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित के लिए मैदान भी थे, पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। आगे देखिए, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। साबरमती की उपनदी बोले तो भोगवा नदी है उसका नाम, जो गुजरात में पाई जाती है। वहां पे ये लोथल नगर मिला है, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था।
यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाए गए चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन, यहाँ मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। मन का एक यहाँ का महत्वपूर्ण कीमती पत्थर माना गया है, मतलब गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। मतलब यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, मनका कीमती पत्थर और वक्राकार ईंटें जो आधुनिक मतलब अभी के पाकिस्तान में चुनहुंदड़ो नाम के एक गांव में मिलता था। मतलब चुनहुंदड़ो पाकिस्तान में है अभी के वहाँ पे, और ब्रिटिश भारत में। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अंध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब मैं आप बता सकती हूँ कि सील होता है ना, एक प्रकार की सील बोलते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ने मतलब हमने टैक्स नहीं भरा, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स होता है, हमें पता है ना कि हर साल प्रॉपर्टी का टैक्स भरना पड़ता है। जहाँ पे हम खुद का घर होता है वहाँ पे रहते, अगर हमने वो 10 साल या फिर 2 साल अगर प्रॉपर्टी का टैक्स हमने नहीं भरा, या फिर कोई भी ज़रूरत की चीज़ होती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे सील मतलब पूरा पैक करते हैं उसको, और उसमें कुछ गोंद जैसा कुछ लगाते हैं रेड कलर का या फिर उनका, और उस पर सील करते हैं और उसको मतलब रेड कलर का ऐसा कुछ, और वो निकाल दिया, मतलब वो एक मोहर ही लगाई होती है जिसने वो निकाल दिया था। मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है कि हाँ ये इसने देख लिया या फिर इसके अंदर गए हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कैसा होता है मोहर या फिर सील होता है। मतलब आपने कभी देखा होगा, या फिर आजकल फैशन निकला है कि शादी के कार्ड पे, मतलब बड़े लोग होते हैं उनके शादी के कार्ड पे होता है कि खोलने से पहले वहाँ पे ऐसा कलर, ब्यूटीफुल कलर से ऐसा होता है, उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है और उसमें मोहर लगाते हैं। और मतलब वैसा सभ्यता का अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुंगीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ इलाकों में ही मिलता है। हम देख सकते कि पहले एक प्रजा को अपने हिस्से में लेने के लिए, एक जगह को या फिर प्रजा को, यहाँ पे युद्ध होते थे, या ऐसा लग रहा है कि दूसरी मतलब अफगानिस्तान या फिर दूसरी जगहों पे आते वक्त ईरान से या फिर लोग आते होंगे यहाँ पे पूरे हमारा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करते होंगे। इसके वजह से भी लोगों का नष्ट हुआ होगा, मतलब लोग नष्ट हुए होंगे, यहाँ से शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि पानी नहीं है, हवा का बदलाव भी होता है, उसके वजह से भी चेंज करते हैं हम घर यहाँ से इलाके, ऐसे बस्तियाँ उजाड़ी होगी,
नदियाँ तो मतलब नदियाँ, पानी तो कितना इम्पोर्टेंट है, तो नदियाँ से भी हो सकता है सूखने की वजह से। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वहाँ के खेत मतलब खेती खत्म होने के बाद या फिर चारा खत्म होने के बाद वो दूसरी जगह पे जाते होंगे, ऐसे शिफ्ट कल्चर रहा होगा वहाँ पे, इसके वजह से भी हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल भी साफ दिखाई देता है। ऐसा भी सकता है मतलब युद्ध हुआ होगा, उसके ऊपर शासक ने उनको शासक मर गए होंगे या फिर कुछ, तो यहाँ पे कोई शासक नहीं है, कौन है हमारा, इसे करके वो दूसरी जगह पे या फिर वो आधे लोग यहीं पे रुके होंगे या फिर गए होंगे। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटियां बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। और आगे हम आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे नगरों का विकास हुआ या फिर कैसे नगर हमने देखे, तो अगले चैप्टर में हम है। मैं बताना चाहूँगी सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे भी स्थल है, मतलब ऐसे ही दूसरे भी स्थल है, मतलब कश्मीर में, मतलब अभी के कश्मीर में मांडा करके गांव है, पंजाब है वो रोपड़, हरियाणा का राखी गढ़ी, महाराष्ट्र का है दैमाबाद, और इसका पतन 3900 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं अन्यत्र में। अपने एटलस मतलब अपना मैप खोलिए पहले, एटलस, और उसमें हमारा इंडिया भी देखना और उससे मिस्र देखना, मतलब कितना दूर है वहाँ पे। नील नदी के पास मतलब आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में, मतलब इजिप्ट के पास है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों को में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी उनके चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। मतलब आप देख सकते कि हमने देखा था कि पहले ऐसे लगता था कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है। इसके वजह से हमने पिछले चैप्टरों में भी देखा है कि इंसानों के साथ उनके बकरियाँ या फिर उनके जवाहरात, उनकी ज़रूरी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे कि उनको मरने के बाद भी उनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। ये तो ठीक है, इतने बात तक तो ठीक थी। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकों को भी दफनाया जाता था। मतलब उनको इतना ये था कि उनको लगता था कि उसके बाद लोगों को सेवा करने के लिए, मतलब राजाओं को सेवा, मतलब पूरे आगे जाके उनको लगेगा इंसान, इसके लिए उनको दफनाया जाता था। मतलब इतने पूरा ये हुए। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत का खर्च किया जाता था। मतलब इतना सारा दफनाना, मतलब कितना हो सकता, हीरे जवाहरात, मतलब जितना जो राजा था उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी पूरी, और उनके इंसान भी दफनाए जाते थे। मतलब आप देख सकते कि द मम्मी के बहुत, मम्मी मूवी के बहुत सारे पार्ट है, उसमें आप देख सकते कि क्या क्या होता होगा उसमें, कि कैसे लोगों को दफनाया जाता था। आप मूवी देख सकते हो और इजिप्ट जाके भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया से तो जाने के लिए वीज़ा वगैरह वो सब प्रोसेस होती है, वो आप देख सकते हो। और वहाँ पे मतलब कम, मतलब ने क्या, उनकी हालत थोड़ी सी इंडिया से ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से आप जा सकते हैं वहाँ पे और देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे मूवी भी डाल सकते हैं, द मम्मी मूवी है, वो देख सकते हैं। उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कैसे है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं उपयोगी शब्द। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विषयर्ण, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये हमने अलग और उपयोगी शब्द देखे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगर का आरंभ 4700 साल पहले लगभग। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले।
अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित का सुमेल। तांबा राजस्थान में, खेत्री। दूसरा सोना कर्नाटक में है। तीसरा टीन अफगानिस्तान, ईरान। उसके बाद बहुमूल्य पत्थर जो कि है गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। और उसके बाद मैं एक बताना चाहूँगी हीरा, एक्स्ट्रा हीरा मध्य प्रदेश पन्ना से मिलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बुक ये पढ़ने से पहले एक बार खुद एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और भी वीडियो है वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है यहाँ में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा हड़प्पा की कहानी है, मोहनजोदड़ो है, और वहाँ पे कैसे लोग थे, वहाँ की कैसे परंपरा थी, कैसे खेती हुई थी, ये सब आप देख सकते हैं। और प्लीज़ एटलास लेके बैठना, पहले मैप देखना, मैप में ईरान कहाँ पे है, अफगानिस्तान कहाँ पे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, वो देख सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।